फ्रेंड्स, स्वागत है आपका A to Z क्लासेज में। आज मैं आप लोग को क्लास 12 का केमिस्ट्री अध्याय 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो आप लोग प्रत्येक वीडियो को केमिस्ट्री 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50% सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 देख रहे थे। प्रश्न संख्या 1 हो गया था। 1 का आंसर क्या आया था? हाइड्रोजन। हम लोग अब प्रश्न संख्या क्या देखने जा रहे हैं? प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करता है? मतलब विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है? कोई भी विलयन रहेगा, मतलब विद्युत अपघटन, तो विलयन में मतलब द्रवित अवस्था में विद्युत का संचालन करता है विद्युत अपघटन, क्योंकि ये आयन में टूट जाता है। विद्युत अपघटन जो है आयन में टूटता है, तो आयन में टूटता है, इसलिए ये आयन का प्रवाह होता है। आयन का प्रवाह होने के कारण विद्युत का क्या होता है? संचालन होता है। देखिए विद्युत का चालन 2 तरीका से होता है। विद्युत जो है, विद्युत का चालन 2 कारण से होता है। या तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, या तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, या दूसरा आयन के प्रवाह के कारण होता है। तो जब आयन के प्रवाह के कारण होता है तो उसको बोलते हैं आयनिक सुचालक, और इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सुचालक। तो सुचालक 2 तरह का होता है, आयन के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, या आयन के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह, या इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो जब ठोस अवस्था में रहेगा, ये लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब में जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन द्रवित अवस्था में अगर विद्युत धारा बह रहा है, गीला, जैसे गीला मिट्टी है तो उसमें विद्युत धारा करंट लग जाता है, या लकड़ी में जब गीला लकड़ी है, मतलब क्या है, सूखा हुआ नहीं है, भीगा हुआ लकड़ी है, उसमें करंट आ जाता है। द्रवित अवस्था में, विलयन अवस्था में आ रहा है कि आयन के द्वारा। किसके द्वारा? आयन में टूटता कौन है? विद्युत अपघटन। तो आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा का आंसर क्या होगा? तो ए होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। 2 पहला दूसरा हो गया। हम लोग प्रश्न संख्या 3 में देखने जा रहे हैं कि 3 है क्या, जो देखना है। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए। ए, बी और सी और डी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। मतलब 4 तरह का है, ए, बी, सी और डी है। कि क्या क्या है? ए है। ए का मान दे दिया कितना? -3.05। बी का मान दे दिया है कितना? -1.66 वोल्ट है। उसके बाद सी का मान दे दिया -0.40 वोल्ट, और डी का मान दे दिया है +0.8 वोल्ट। चलिए देखिए, ABCD 4 का मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिया है। तो कह रहा क्या? अवकरण क्षमता सबसे अधिक है। तो अवकरण क्षमता जो होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अवकरण क्षमता जो होता है ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब 1/, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मतलब इलेक्ट्रोड विभव अगर जो कम रहेगा, तो अवकरण क्षमता अधिक होगा। मतलब उल्टा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कम रहेगा
मानक इलेक्ट्रोड विभव कम रहेगा तो अवकरण क्षमता अधिक होगा। यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझने का यही है कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो देखिए सबसे छोटा यही है, ये कम है, ये वाला का क्या है, सबसे कम वैल्यू है मानक इलेक्ट्रोड विभव, माइनस में है, माइनस में सबसे ज्यादा माइनस में मतलब कम वैल्यू हुआ, सबसे कम है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। किसका, ए का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है। देखिए लेड संचायक बैटरी जो है द्वितीयक सेल है, मतलब जिसको बार बार चार्ज करते हैं उसको द्वितीयक सेल बोलते हैं। जिसको केवल एक बार चार्ज करके छोड़ देते हैं, दोबारा चार्ज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक सेल। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राथमिक सेल। टॉर्च वगैरह में जो लिपो बैटरी लगता है या घड़ी में पेंसिल बैटरी लगता है तो वो चार्ज नहीं होता है, तो उसको प्राथमिक सेल बोलते हैं। अब बड़ा वाला बैटरी जो घर में इन्वर्टर में लगा रहता है वो क्या होता है, द्वितीयक सेल, मतलब उसको बोलते हैं लेड संचय सेल। इसको जब चार्ज करते हैं, दोबारा चार्ज होता है वो, तो चार्ज करते हैं तो इसमें होता क्या है, क्या क्रिया होता है, तो चार्ज करने पर H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा कि लेड संचय सेल को चार्ज करने पर क्या होता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। तो 4 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 4 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। याद रखना है, लेड संचय सेल को जब चार्ज करते हैं तो क्या होता है, H2SO4 पुनः बनता है, H2SO4 पुनः क्या होता है, उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करें। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया, तो कह रहा है क्या, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए ये मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है, ये भी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 2 को दे दिया है। प्रश्न को समझिए, मेहनत से कंसेप्ट के साथ ध्यान पूर्वक प्रश्न को समझिए, प्रश्न से ही आंसर बनेगा। प्रश्न क्लियर से नहीं समझ पाइएगा तो आंसर उसका लॉजिक समझ में नहीं आएगा और कभी याद नहीं रहेगा। तो हमेशा प्रश्न पे फोकस कीजिए और मेहनत करने पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेल हम लोग को दिया हुआ है, तो सेल में इसको बोलते हैं डबल लाइन को लवन सेतु। लवन सेतु के पहले जो रहता है उसको बोलते हैं एनोड, और लवन सेतु के बाद जो रहता है उसको बोलते हैं कैथोड। याद रखना है, लवन सेतु के पहले का क्या आता है, एनोड, और लवन सेतु के बाद वाला को क्या बोलते हैं, कैथोड। तो पहले एनोड और कैथोड पहचान में आ गया, एनोड और कैथोड। तो एनोड यहाँ पर एसएन वाला है, एसएन वाला यहाँ पर क्या है, ये एनोड है, एसएन वाला क्या है चला, एनोड है। और कैथोड एजी वाला क्या है बउआ, देखो रे बउआ यहाँ एजी वाला, एजी प्लस बदल रहा है एजी में, तो ये क्या है, कैथोड है। चलिए बहुत अच्छा, तो एनोड और कैथोड का विभव दे दिया है, एनोड और कैथोड का विभव हम लोग पहचान लिए। यहाँ प्रश्न से देखे लवन सेतु के पहले वाला एनोड और लवन सेतु के बाद वाला कैथोड, तो कैथोड का विभव और एनोड का विभव हम लोग को प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो कह रहा है वाहक बल ज्ञात करे, क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करे। तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है। विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब क्या, कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई नोड जो होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव का पहचान है, ई नोड पढ़ते हैं किसको, मानक इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ा जाता है ई नोड। तो कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पर देखना है कैथोड का मान भरेंगे, तो कैथोड का कितना है 0.80 प्लस में नहीं माइनस, फिर ध्यान दीजिए
प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, माइनस एनोड का मान कितना है -0.14। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस तो जुट जाएगा, 0.94 वोल्ट। 0.94 वोल्ट कहाँ है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। H2O2, इसको पढ़ते हैं, H2O2 सेल, H2O2 सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल को H2O2 सेल भी पढ़ा जाता है। तो ये ईंधन सेल कहलाता है। क्या होता है, ईंधन सेल कहलाता है, याद रखना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, ईंधन सेल, बढ़िया समझना है, याद हो जाएगा कंसेप्ट के साथ। बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकते हैं। रिवीजन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत ही आपका मेन सफलता दिलाने का है। आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का वीडियो लाइव जरूर आएंगे आप लोग को। अभी से लेके एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं खत्म होता आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन जितना ज़्यादा कीजिएगा प्रश्न उतना अधिक बनेगा और अधिक से अधिक नंबर लाइएगा। तो ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव पे भी फोकस करूँगा। आप लोग को अधिक से अधिक नंबर लाना है, 90 पार 95 पार केमिस्ट्री में करना है। तो उसके लिए मेहनत लगातार जारी कीजिए। हम प्रत्येक दिन आप लोग के लिए वीडियो लेकर आते हैं। आप लोग वीडियो को देखें, समझे, कंसेप्ट को समझने का कोशिश करें। जितना अधिक कंसेप्ट से समझिएगा उतना ज़्यादा अधिक प्रश्न बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या रहा। गैल्वेनी सेल में एनोड होता है। सेल दो तरह के मुख्य रूप से होता है, क्या, एक गैल्वेनी सेल, एक होता है विद्युत अपघटन सेल, याद रखना है। एक होता है गैल्वेनी सेल और एक होता है विद्युत अपघटन सेल। अपघटन सेल, तो यहाँ ध्यान देना है, दोनों में अपोजिट उल्टा होता है। यहाँ पर एनोड कैथोड, ये विद्युत अपघटन सेल में भी क्या होता है, एनोड कैथोड, लेकिन इसमें कैथोड प्लस वाला होता है और एनोड माइनस वाला होता है। लेकिन यही विद्युत अपघटन सेल बोल देगा तो एनोड प्लस वाला होता है, कैथोड माइनस वाला होता है। फिर से समझिए, बढ़िया समझिए चला। अगर जो गैल्वेनिक सेल रहेगा तो एनोड माइनस कैथोड प्लस, लेकिन विद्युत अपघटन सेल रहेगा तो एनोड प्लस होगा और कैथोड माइनस होगा। यहाँ दे रहा है क्या, गैल्वेनी सेल, इसको विद्युत रासायनिक सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनी सेल को हम लोग विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। चलिए, तो विद्युत रासायनिक सेल का एक प्रकार है गैल्वेनी सेल। तो कह रहा है एनोड होता है, तो एनोड यहाँ पर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करा। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है। देखिए विद्युत धारा क्या बोले थे, दो तरह से प्रवाहित होता है, या तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा या तो आयन के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा तो धात्विक चालक, और यही आयन के द्वारा होता तो विद्युत अपघटय चालक। आयन के द्वारा अगर जो होगा तो इसको बोलेंगे विद्युत अपघटय चालक, और इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा तो इसको बोलेंगे धात्विक चालक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। पिछले प्रश्न में आप लोग को बताए थे चालक जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह दो कारण से होता है, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, एक दूसरा आयन के द्वारा। तो आयन के द्वारा होगा तो विद्युत अपघटय चालक या आयनिक चालक। इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा तो धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। चलिए, तो आंसर यहाँ प्रश्न के अनुसार आंसर ए हो गया, क्या, धात्विक चालक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ध्यान से समझिए कंसेप्ट क्या है। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चला, पहले से रासायनिक ऊर्जा रहेगा, फिर वो क्या दिन बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। तो ये होता है गैल्वेनी सेल। ये क्या होता है, गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल में रासायनिक ऊर्जा बदलता है विद्युत ऊर्जा में। लेकिन यहाँ पर अगर विद्युत अपघटन, इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है,
विद्युत ऊर्जा बदलता है, विद्युत बदलता है क्या चीज में, रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा बदलता है क्या चीज में, रासायनिक ऊर्जा में। लेकिन प्रश्न हम लोग को दे रहा है रासायनिक ऊर्जा बदलता है विद्युत ऊर्जा में, उल्टा तो कौन से हो जाएगा, गैल्वेनी से। अगर प्रश्न में यही उल्टा दे देगा कि विद्युत ऊर्जा बदलता है रासायनिक ऊर्जा में, तो आंसर हो जाएगा क्या, विद्युत अपघटनी से। याद रखिए एग्जाम में कंसेप्ट पलट सकता है, एग्जाम में थोड़ा सा चेंज होगा, आंसर बदल जाएगा। तो लॉजिक से समझना, डायरेक्ट आंसर ठीक नहीं मारना है। तो रासायनिक ऊर्जा बदलता है विद्युत ऊर्जा में कौन से, गैल्वेनी से। और उल्टा विद्युत ऊर्जा बदलता है रासायनिक ऊर्जा में कौन से, विद्युत अपघटनी से। तो नो का आंसर हो जाएगा ए, गैल्वेनी से। नो का आंसर हो जाएगा ए, गैल्वेनी से। फिर से याद रखिए रासायनिक ऊर्जा बदलता है विद्युत ऊर्जा में, तो गैल्वेनी से। रासायनिक ऊर्जा बदलता है विद्युत ऊर्जा में, तो गैल्वेनी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें किसे अपघटित नहीं करेगा। जलीय घोल है मतलब पानी मिला हुआ, जल मिला हुआ कोई विलयन है, इसमें हाइड्रोजन मिलाएंगे तो किसको अपघटित नहीं करता है, तो Fe3+ को अपघटित नहीं करता है। याद रखना है कि हाइड्रोजन किसको अपघटित नहीं करता है, Fe3+, या Fe पर कितना प्लस, 3+। क्वेश्चन नंबर 11, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव किसका होता है, Mg का होता है। सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव छोटू, सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव बउआ, बढ़िया समझना छोटू। देखो रे राजा, ऑक्सीकरण विभव किसका सबसे अधिक होता है, Mg का। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया समझो बच्चा लोग। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर, धनोद मतलब कैथोड और ऋणोद मतलब एनोड पर प्राप्त प्रतिफल। तो कैथोड पर क्या होता है, O2 और एनोड पर क्या होता है, H2। तो आंसर क्या हो जाएगा, O2H2। आंसर क्या हो जाएगा, O2H2। आंसर क्या हो जाएगा, O2H2। आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का आंसर O2H2। चलिए 12 नंबर के बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न में आते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 ओम/सेंटीमीटर² इक्विवेलेंट। विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁻⁵ है। तो BaSO4 का Ksp ज्ञात करें। देखिए हम लोग को निकालना क्या है, Ksp। याद रखना छोटू, क्या होता है, Ksp निकालना है। ओके, तो Ksp कैसे निकालते हैं वो जानना है। तो Ksp कैसे निकाला जाता है वो हम लोग को जानकारी लेना है। तो देखिए Ksp बराबर, पहले फॉर्मूला बता देते हैं आप लोग को। Ksp बराबर होता है, ये जो आयन टूटता है, तो BaSO4 टूटता है Ba पे 2+ और प्लस SO4 पे 2-। क्लियर, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक पहला आयन, यहाँ नहीं कुछ आगे तो 1, इसमें भी नहीं आगे बुरा तो 1। तो यहाँ पर कितना, फर्स्ट आयन और सेकेंड आयन, 2 आयन है। एगो Ba पर 2+ और SO4 पे 2-। तो यहाँ आयन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। कितना आयन में टूटा हुआ है, तो 2 आयन में। पूछेगा कितना आयन में टूटता है, तो 2 आयन में। Ba, तो Ba पर 2+ अब प्लस इंटू SO4 पे 2-। Ba पे 2+ SO4 पर 2-। तो Ksp बराबर दोनों आयन को बड़ी ब्रैकेट में रखेंगे और इसका सॉल्युबिलिटी निकालते हैं, मोलर सॉल्युबिलिटी। मोलर सॉल्युबिलिटी यस मानते हैं, मोलर सॉल्युबिलिटी क्या मानते हैं, यस। तो यस इंटू यस, इसका भी मान यस, इसका भी मान, तो क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर।
अब मोलर सोल्यूबिलिटी का मान यदि हम लोग को निकल जाता है, यस का मान निकल जाता है, तो स्क्वायर कर देंगे तो KSP निकल जाएगा। तो यस का मान निकलेगा कैसे वो जानना। तो पहले क्या क्या दिया हुआ ये देख लेंगे हम लोग यहाँ से। चलिए ध्यान से समझना है क्या क्या दिया हुआ ये हम लोग देख लेते हैं। तो KSP देखिए, तो यहाँ पर समतुल्य दे दिया है, तो समतुल्य का संकेत पाई इक्विवेलेंट। समतुल्य चालकता को पढ़ते हैं क्या, पाई इक्विवेलेंट 400 दिया हुआ है। कितना दे दिया है, 400। विशिष्ट, विशिष्ट का संकेत के देते हैं। विशिष्ट चालकता का संकेत क्या होता है, के होता है। इसका वैल्यू दिया 8 × 10⁻⁵। ठीक, अब निकालते हैं मोलर चालकता, तो पाई एन, तो इसका होता है फॉर्मूला N × पाई इक्विवेलेंट। ये निकाला गया है, ये दिया हुआ है समतुल्य चालकता का मान और ये विशिष्ट चालकता का मान। अब पाई या मोलर चालकता निकालेंगे तो N × तो N मतलब आयन की संख्या करना है 2, तो 2 × 400 कितना हो गया, 800 हो गया। पाई एम निकल गया, पाई एम निकल गया। हम लोग को यस का फॉर्मूला, सॉल्युबिलिटी यस कैसे निकालते हैं, तो यस बराबर होता है K × 1000 अब बटे पाई एम। K × 1000 बटे पाई एम, तो K का मान 8 × 10⁻⁵ अब बटे 800। क्लियर, बटे 800। ओके, एक मिनट, के का मान कितना हो गया, गुना 1000 गुना, चलिए गुना 1000। तो यहाँ से 2 0 क्या हो गया, कट गया। 2 0 कट गया, 8 से 8 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर देखिए 10⁻⁻5 और 10, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻4। तो यस का मान हो गया 10⁻⁻4। यस का मान हो गया 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4 का स्क्वायर, माइनस में एक प्लस है, तो यहाँ 10⁻⁻ कितना हो गया, -8 आंसर हो गया। तो 10⁻⁻8 आंसर कहाँ है, बी नंबर में। 10⁻⁻8 आंसर कितना नंबर में है, बी नंबर में है। तो आंसर क्या, फिर से समझिए इसको, बेरियम सल्फेट को तोड़ेंगे तो Ba+ और SO4- तो 2 आयन में टूटता है, तो N का मान 2 निकल गया। अब KSP का फॉर्मूला होता है धन आवेश वाला अलग ब्रैकेट में, माइनस आवेश वाला अलग ब्रैकेट में। इसका सॉल्युबिलिटी को संकेत यस मानते, तो यस और यस, तो यस स्क्वायर हो गया। अब यस का मान निकाले यहाँ से, इसको यहाँ भर दिए तो KSP निकल गया। क्लियर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखेंगे क्या है। देखिए प्रश्न दिया हुआ है 2H+ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दे दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव का E0 का मान दे दिया है और pH का मान दे दिया है। तो कह रहा है इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो इलेक्ट्रोड विभव का एक फॉर्मूला बताते थे दोस्तों। इलेक्ट्रोड विभव का संकेत को E बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव के संकेत को E मानते हैं। तो E बराबर होता है क्या, E0 माइनस 0.591 गुणे pH। तो मान भर देते E0 का मान 1.30 प्लस माइनस 0.591 गुणे 2। इसका जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको गुना करके इसमें घटा देंगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो देखना है बढ़िया से, आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहा एक विद्युत अपघटन है। एक विद्युत अपघटन जो होता है केवल जल में घोले जाने पर आयन देता है। केवल जल में घोलेंगे तो क्या होता है, आयन देता है। तो आंसर हो जाएगा डी। याद रखना, एक विद्युत अपघटन, एक विद्युत अपघटन केवल जल में घोले जाने पर आयन देता है। केवल जल में घोले जाने पर आयन देता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रबल विद्युत अपघटन वे है जो
प्रबल विद्युत अपघटन कौन है? जो आसानी से आयन देता है वो प्रबल विद्युत अपघटन है। जो कठिनाई से आसानी से आयन नहीं देगा उसको बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघटन। तो प्रबल विद्युत अपघटन बोल रहा है कि जो सभी तनुता पर आयन में विभक्त हो जाता है, सभी स्थिति में आयन में विभक्त हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रबल विद्युत अपघटन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? तो सबसे शक्तिशाली अवकारक बोलेगा तो I2 होगा और ऑक्सीकारक बोलेगा तो F2 होगा। याद रखना है, अवकारक बोलेगा तो I2 और ऑक्सीकारक बोलता तो F2। यहाँ आंसर क्या है? अवकारक, तो आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है छोटू। चलिए हम लोग 18 में आ गए। देखिए यही प्रश्न अभी बताए थे अवकारक वाला, यही प्रश्न अवकारक वाला बताया। देखिए क्या आ गया? ऑक्सीकारक वाला। तो अवकारक होता तो I2 होता, लेकिन ऑक्सीकारक बोला तो क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। आंसर सबसे अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक F2। क्वेश्चन नंबर 19, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत अपघटन के क्या? समतुल्य भार के। किसके? समतुल्य भार के। तो द्वितीय नियम जो होता है समतुल्य भार के समानुपाती होता है। द्वितीय नियम जो होता है समतुल्य भार के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल जिसको बार बार चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं द्वितीयक सेल, और जिसको चार्ज नहीं किया जाएगा उसको बोलेंगे प्राथमिक सेल। तो ये देखिए लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है। लेड स्टोरेज बैटरी जो घर में इन्वर्टर में जोड़ा जाता है, टीवी से जोड़ा जाता है, पंखा, तो ये सब जो घर में बैटरी रहता है उसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। इसको बार बार चार्ज करते हैं इन्वर्टर में जोड़ के। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द्वितीयक सेल कौन है? तो लेड स्टोरेज बैटरी। याद रखना द्वितीयक सेल कौन है? तो लेड स्टोरेज बैटरी। द्वितीयक सेल कौन है? लेड स्टोरेज बैटरी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। 96,500 कूलम विद्युत धारा, 96,500 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कितना CuSO4 जो है मुक्त होगा, मतलब जमा होगा। तो याद रखना है 96 मतलब 1 थायराइड है। 96,500 मतलब 1 थायराइड है। 96,500 क्या बोलते हैं? 1 थायराइड है। तो 1 थायराइड बराबर क्या होता है? ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान के बराबर होता है। तुल्यांकी ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर। तो यहाँ 1 थायराइड दे रहे हैं तो 1 ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान मुक्त होगा। 1 ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा? मुक्त होगा। 1 थायराइड दे रहे हैं तो 1 ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा? मुक्त होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालते हैं क्या? Cu टूटता है क्या चीज में? CuSO4 टूटता है छोटू देखना। Cu पर 2 प्लस ISO4 पे 2 माइनस, तो जमा होगा यही वाला जाके। तो इसका क्या? Cu का द्रव्यमान बटे इसका आयन। तो आयन कितना है? 2 है। आयन कितना है? 2 है। तो Cu का द्रव्यमान होता है कितना? Cu का द्रव्यमान होता है 63.5 बटा 2। 2 आवेश है तो बटा 2। तो इसको आएगा कितना? इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो 31.75 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आवेश अगर जो 3 रहता तो 3 से भागा देते, आवेश 4 आता तो 4 से भागा देते। याद रखना कंसेप्ट। 1 थायराइड बराबर 1 ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान प्राप्त होगा। चलिए आंसर 21 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है वो बतलाना है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे आवेश आप लोगों को क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है कितना?
ओम सेंटीमीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई कितना होता है? ओम सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24। विद्युत अपघटन के नियम दिए गए। विद्युत अपघटन का नियम जो है फायराडे नामक वैज्ञानिक दिया था। कौन दिया था? फायराडे नामक वैज्ञानिक। याद रखना है, विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? फायराडे नामक वैज्ञानिक। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? फायराडे नामक वैज्ञानिक। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? फायराडे नामक वैज्ञानिक। चलिए अब फायराडे का प्रथम नियम, फायराडे का दो नियम है। फायराडे के विद्युत अपघटन से संबंधित कितना नियम है? दो नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। यहाँ प्रथम नियम के बारे में, तो प्रथम नियम बराबर हो, प्रथम नियम का फॉर्मूला होता है W बराबर ZIT। याद रखना, W बराबर ZIT। तो यहाँ W को M से किया गया है, Z को E से, I को C से और T से। तो यहाँ पर इसी को दूसरा रूप में लिख सकते हैं, M बराबर ECT। M बराबर ECT भी बोल सकते हैं, या W बराबर ZIT। मेन यही होता है, मतलब इलेक्ट्रोड के जमा पदार्थ की मात्रा I इंटू T इसके बराबर होता है विद्युत धारा के प्रवाहित और लगा समय के, और ये क्या है? तुल्यांक की द्रव्यमान। तो आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है, मात्रक बताना है। इसका क्या होता है? मात्रक बताना है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक कितना होता है? तो ग्राम प्रति कूलम। ग्राम प्रति कूलम। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक फैराडे होता है, अभी बताए थे, एक फैराडे कितना कूलम के बराबर? 96,500। ये गलत है, 96,500 लगभग, लगभग वाला आंसर देना है। अगर जो 96,500 लगभग में भी दे दिया तो सही आंसर लगभग वाला होगा। सही आंसर क्या होगा? लगभग वाला होगा। तो 96,500। क्वेश्चन नंबर 28, फैराडे की इकाई है। फैराडे की इकाई है, ध्यान देना। फैराडे का इकाई देखिए, फैराडे का क्या इकाई? क्या? कूलम होता है। फैराडे का क्या होता है? कूलम प्रति मोल। कूलम प्रति मोल। याद रखना, फैराडे की इकाई क्या होता है? कूलम प्रति मोल, या मोल इनवर्स। प्रति मोल बोलिए या मोल इनवर्स। देखिए, मेहनत करना पड़ेगा छोटे, याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो सफलता आएगा। आप घर में बैठे बैठे सोए लेट के कॉपी किताब बंद करके सोए रहिएगा, मन में सोचिएगा कि केमिस्ट्री में 95 नंबर आ जाए, 99 नंबर आ जाए, तो ऐसा जादू नहीं चलता। जादू होता नहीं है। जादू सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता। तो अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो आगे केमिस्ट्री में आपका जादू नहीं चलेगा। एग्जाम में तभी जादू चलेगा जब अभी से आप मेहनत करते हैं। एक जादूगर क्या करता है? 5 तरह का जादू दिखाने के लिए घर में पहले प्रैक्टिस, कैसे सिक्का गायब किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, वो सब पहले प्रैक्टिस करके जाता है। उसी तरह से आप भी केमिस्ट्री का जादूगर तभी बन पाइएगा जब आप अभी एग्जाम के पहले घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तब आप एक केमिस्ट्री का जादूगर बनिएगा। अन्यथा दिक्कत होगा। घर में केवल सोचने से, दिमाग सबको दिया है भगवान सोचने के लिए, लेकिन आप लोग गलत दिमाग, गलत ढंग में, गलत रास्ता पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर अभी केवल आप पढ़ाई के बारे में सोचिए, केवल और केवल पढ़ाई के बारे में, एग्जाम पर फोकस अब कर दीजिए। समय आ गया है क्या? एग्जाम पे फोकस करने का समय आ गया है आप लोग को। अब मात्र 2 से 3 महीना बचा हुआ है। यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं क्लियर कीजिएगा तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। अभी भी समय है, याद कर लीजिए। 3 महीना और मेहनत कर लीजिए, 99 नंबर केमिस्ट्री में आएगा, ये दावा है। यदि आप हमारे साथ मेहनत करते चले गए तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं रहेगा जिसका हम 2 से 3 बार रिवीजन नहीं कराएंगे। प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन कराएंगे आप लोग। लेकिन जो पहला बार में नहीं पढ़ता है तो दूसरा बार में भी मजा नहीं आएगा, दूसरा बार में भी नहीं पढ़ेगा तो तीसरा बार और मजा नहीं आएगा। पढ़ा हुआ चीज को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो आप लोग को रिवीजन प्रत्येक बार करना है, जितना बार पढ़ा जाएगा उतना बार करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है।
किसी चालक सेल का सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है? यल बाई ए। लंबाई हो गया, एरिया हो गया, तो यल बाई ए याद रखना है, यल बाई ए। सेल स्थिरांक क्या होता है? यल बाई ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता समानुपाती, किसके समानुपाती? चालकता मतलब विद्युत धारा किसके ज्यादा होगा? तो आयनों की संख्या। विलयन मतलब द्रवित अवस्था में विद्युत धारा बहता है किसके द्वारा? आयन के द्वारा। तो आयन जितना अधिक रहेगा उसका चालकता मतलब प्रवाह करने की क्षमता, करंट अधिक लगेगा। तो क्या हो जाएगा? आयन की संख्या के समानुपाती किसके होता है? आयन की संख्या के। आयन की संख्या के। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कर रहा है। कोलराउस का नियम है। कोलराउस एक नियम दिया है विद्युत, ध्यान देना है। कोलराउस का एक नियम है, याद रखना है। कोलराउस का नियम बोलता है डेल्टा इंफिनिटी एम बराबर डेल्टा प्लस और प्लस डेल्टा माइनस। तो यहाँ पर देखिए दोनों में दे दिया है, बी और सी दोनों में सेम है। बी और सी दोनों में दे दिया है, तो दोनों यहाँ सही होगा। दोनों यहाँ क्या होगा? सही होगा। तो याद रखना है डेल्टा एम बराबर डेल्टा प्लस प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस प्लस डेल्टा माइनस। तो कोलराउस का नियम आप लोग को याद हो गया, एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। कोलराउस का नियम आप लोग को याद हो गया, एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। कोलराउस का नियम नहीं छूटना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। मजा आ जाएगा छोटू अगर ध्यान दे दिया तो। इसके बाद लाइव में रिवीजन कराएंगे, इसके बाद क्लास में टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर मौखिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग एक ही तरह को 4 तरीका से रिवीजन कराएंगे। आप लोग खाली लगातार कंटिन्यू बने रहिएगा, मेहनत नहीं छोड़ना है। आपका कोई काम नहीं, हम जानते हैं आपके घर में पढ़ाई के अलावा माता पिता के द्वारा कोई काम नहीं कराया जाता है। आप लोगों को ना तो मजदूरी में भेजा जाता है, ना तो कहीं कमाने के लिए भेजा जाता है, ना तो किसी दुकान में आपको रखा गया है काम करने के लिए। आपको केवल और केवल माता पिता पढ़ाई के लिए छोड़ दिए हैं। अब उस आपको समय भी दिया गया पढ़ने के लिए, 24 घंटा समय आपको माता पिता के द्वारा दिया गया है और पैसा भी दिया गया है। और जो आपको साधन चाहिए, कलम, कॉपी, टेबल, बेंच, बैठने के लिए कुर्सी, तो सभी चीज़ व्यवस्था आपको कराया जा रहा है। समय दिया गया, पैसा दिया गया, व्यवस्था दिया गया। इसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपसे महान मूर्ख कोई नहीं होगा। तो आप अगर जो इस समय को नहीं पहचानिएगा तो फिर कोई आपको मौका, इतना ज़्यादा व्यवस्था आपको कोई नहीं देगा। माता पिता के द्वारा जो तीनों चीज़ व्यवस्था कराया जा रहा है, अब इस समय को नहीं पहचानिएगा तो आगे फिर इतना व्यवस्था आपको कोई नहीं देगा, इतना सुख सुविधा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी समय है, पढ़ लीजिए, आसानी से आपका जिंदगी आसान हो जाएगा। विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयन की मात्रा निर्भर नहीं करती है। विद्युत अपघटन में जो आयन में टूटता है, धनायन और ऋणायन में, तो किस पे नहीं निर्भर करता है? आयन की मात्रा निर्भर नहीं करता है बोल रहा है। तो किस पे निर्भर नहीं करता है? तो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा, याद रखना, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 33, चालकता की इकाई होती है। चालकता, देखिए ये सब क्वेश्चन फिजिक्स में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन में तुम लोग को, आप लोग को फिजिक्स में भी पढ़ाया गया होगा, चालकता के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, विशिष्ट चालकता के बारे में। तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे फैराडे के बारे में। यहाँ चालकता की इकाई, ये प्योर फिजिक्स का प्रश्न है। तो चालकता का इकाई होता है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स नहीं दिया था, सेंटीमीटर, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
क्वेश्चन नंबर 34, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। देखिए अभी इसके पहले जो न्यूमेरिकल बताए थे कि एक फैराडे बराबर होता है क्या, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान के, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान के, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान के। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। एक फैराडे कितना बराबर होता है, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक बोलिए या तुल्यांकी द्रव्यमान बोलिए। चलिए 34 का आंसर क्या हो गया, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक। एक फैराडे कितना बराबर होता है, 1 ग्राम तुल्यांक के। एक फैराडे कितना बराबर होता है, 1 ग्राम तुल्यांक के। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से गोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं। तो विद्युत अपघटन सेल में देखिए क्या होता है, एनोड होता है छोटू और कैथोड होता है। एनोड होता है छोटू, कैथोड होता है। यहाँ एनोड पर प्लस आवेश होता है, कैथोड पर क्या होता है, माइनस आवेश होता है। ध्यान दीजिएगा। अब इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करेगा, तो यहाँ पर देखिए कैथोड पर माइनस आवेश मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन जमा होगा। माइनस आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास। तो यहाँ कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रविष्ट होगा, कैथोड से। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड। क्वेश्चन नंबर 36, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर जमा होता है। देखिए एगो बोलेगा जलीय NaCl के घोल में, तो जलीय NaCl घोल आता तो हाइड्रोजन आंसर होता। अगर यहाँ बोल देता जलीय NaCl तो हाइड्रोजन आंसर होता। लेकिन प्रश्न दिया है द्रवित NaCl, तो द्रवित NaCl मतलब जल नहीं मिला हुआ, तो डायरेक्ट टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर ये प्लस वाला है, तो ये किस पर जाएगा, माइनस वाला कैथोड पर जाएगा। तो कैथोड माइनस वाला पर क्या जमा होगा, सोडियम जमा होगा। कैथोड पर कौन आवेश होता है, माइनस, तो उस पर कौन जाएगा, प्लस वाला जाके जमा होगा, तो सोडियम जाके जमा होगा। तो यहाँ आंसर द्रवित, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, इसको लॉजिक पहले क्लियर कर लीजिए। द्रवित NaCl बोलेगा तो सोडियम जमा होगा, लेकिन जलीय घोल में NaCl बोलेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आंसर होगा। याद रखना है, दोनों प्रश्न आया हुआ है, दोनों प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। जलीय घोल में NaCl बोलेगा, जलीय घोल में NaCl बोलेगा तो कैथोड पर कौन जमा होगा, हाइड्रोजन H2। लेकिन द्रवित NaCl बोलेगा तो कैथोड पर कौन जमा होगा, सोडियम। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 मोल Na3+ को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, कितने आवेश की आवश्यकता होती है। तो 1 मोल Al3+, तो देखिए एल्युमिनियम है 3+, ये क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये बदल जाएगा क्या चीज में, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये बदल जाता है क्या चीज में, एल्युमिनियम में। तो कितना आवेश की आवश्यकता पड़ेगी, कितना आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए आवेश बराबर फॉर्मूला होता है छोटू, आवेश बराबर फॉर्मूला होता है N गुने फैराडे, N इंटू F। तो N का मान मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, N मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो N बराबर 3, तो कितना हो गया, 3 इंटू फैराडे का मान कितना होता है, 96,500, 96,500। इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, 15 5 हाथ में 1 हो गया छोटी, 18 19 और मोतिया 27 1 28 का कितना 0 1 2 0। चलिए यहाँ पर दशमलव को ले जाते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव वैल्यू लाते हैं तो 2.8 गुने 10 पे पावर -5 हो, 10 पे पावर 5 हो जाएगा। 10 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 2 गुने
2.8 2.8 गुणे 10 पे पावर 5। इसी को लगभग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 पे पावर 5। तो 3 गुणे 10 पे पावर 5 आंसर यहाँ है लगभग में 3 गुणे 10 पे पावर 5। बाकी किसी से आंसर नहीं मिल रहा है। 10 पे पावर 5 लाया गया, लेकिन यहाँ दशमलव होना चाहिए, इसमें भी यहाँ दशमलव होना चाहिए या यहाँ पे, ये तीनों गलत है। तो लगभग में क्या आंसर मिला, 3 गुणे 10 पे पावर 5। मेन फॉर्मूला है यह होता है यन इंटू यन इलेक्ट्रॉन की संख्या और यफ मतलब फायराइडे का मान, यफ मतलब फायराइडे का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 में आइए। क्वेश्चन नंबर 38 में आइए। ये प्रश्न संख्या हम लोग को केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव का बादशाह बना देंगे, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा एग्जाम में आने पर। तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि क्लास 12 का तैयारी कराया जाता है, और कमेंट कीजिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। यदि आप केमिस्ट्री में कमज़ोर हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं, अभी भी समय है हमारे चैनल से जुड़ने का, हमारे चैनल के साथ ऑब्जेक्टिव का मेहनत करने का, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करने का। कितना भी कमज़ोर शुरू से नहीं भी पढ़े हैं तो आप अगर जो मेहनत के साथ पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए दे दिया क्या, ए बी और सी 3 तरह का है। मानक अपचयन विभव का मान दे दिया है, मानक अपचयन विभव का मान दे दिया है। देख के लिख लेते हैं। ए का मान दे दिया है कितना, +0.16। बी का मान दे दिया है -2.50। सी का मान दे दिया -0.50। तो अपचयन शक्ति का क्रम देखिए, अपचयन शक्ति जो होता है उल्टा होता है, जिसका मान अधिक रहेगा उसका कम होगा, और जिसका मान कम होगा उसका अधिक होगा। तो सबसे कम यही है, सबसे कम यही है, तो सबसे अधिक बी का होगा, सबसे अधिक बी का होगा, उससे कम ये है तो सी, और सबसे ज़्यादा ये है तो इसका कम होगा ए। तब बी सी ए आंसर कहाँ है, डी है। बी सी ए आंसर कहाँ है, डी है। ये सबसे अधिक है। मान देखिए, प्लस में सबसे अधिक है, दोनों माइनस में भी सबसे कम ये हुआ, तो आंसर क्या हो गया, बी सी ए। क्वेश्चन नंबर 39। बिलियन में विद्युत का संचलन करता है। बिलियन में याद रखिए, देखिए बिलियन में विद्युत का संचलन कौन करता है, विद्युत अपघटन। लेकिन कहेगा धात्विक में कौन, इलेक्ट्रॉन। विद्युत का संचलन करने वाला 2 होता है, विद्युत का संचलन करने वाला कई होता है, 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, विद्युत अपघटन। तो द्रवित अवस्था में बोलेगा, बिलियन में बोलेगा तो विद्युत अपघटन। लेकिन सुचालक तार बोलेगा, एल्युमिनियम, लोहा, टीना, कोई भी तार रहेगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो आंसर यहाँ विद्युत अपघटन हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल 0 होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आइए। क्वेश्चन नंबर 41 में आइए। लास्ट हो रहा है ये चैप्टर। अब आप लोग को फिर 4th चैप्टर में ले चलेंगे। तीसरा चैप्टर के बाद चौथा चैप्टर का कराएंगे। तो आप लोग को पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर हो गया। अगले क्लास में चौथा चैप्टर की ओर चलेंगे। चलिए ये 2 प्रश्न बाकी है, इसको पूरा कर लेते हैं। ध्यान से समझना है, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। इससे लगता है टीचर हम लोग को उत्साह बढ़ता है कि बच्चा लोग पढ़ रहा है। चलिए ये सेल दे दिया है, गैलियन बदल रहा है, ये एनोड हो गया, और इधर वाला को क्या बोलते हैं, कैथोड।
चलिए, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये किस प्रकार का सेल है, तो ये डैनियल सेल है। इसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल बोल सकते हैं या डैनियल सेल बोल सकते हैं। कौन सेल? डैनियल सेल। विद्युत रासायनिक सेल का ही एक प्रकार होता है डैनियल सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा? डैनियल सेल। क्वेश्चन नंबर 42, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। तो विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए? धनात्मक। रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए विद्युत वाहक बल का मान क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए, रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए विद्युत वाहक बल का मान क्या होना चाहिए? धनात्मक, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हम लोग 42 प्रश्न, 42 प्रश्न देखे क्या एक्सरसाइज 3 के विद्युत रसायन चैप्टर से, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अति आवश्यक प्रश्न था। इसको अगर आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन करके एग्जाम में जाते हैं, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए, एग्जाम में आपको एग्जाम देना है, टीचर एग्जाम देने नहीं जाएगा। टीचर केवल आप लोग को एग्जाम तक मेहनत करने सिखाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर आपको खुद उस मेहनत का परिणाम लिखना है कि आपने कितना मेहनत किया, उसका क्या परिणाम मिल रहा है एग्जाम हॉल में। 3 घंटा में आपको पता चल जाएगा कि आपने साल भर में क्या किया। अगर आप साल भर नहीं मेहनत किए होंगे तो वो 3 घंटा में पानी पिला देगा, आपको पानी पानी कर देगा। अगर मेहनत करके जाइएगा तो हंसी खुशी से एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं और अच्छा तरीका से क्वेश्चन बना के निकल सकते हैं। तो अभी भी समय है छोटो, अभी भी समय है रे चेला। मेहनत करो, ऑब्जेक्टिव बनाओ, रिवीजन करो, अधिक से अधिक रिवीजन करना है और याद करने का प्रयास करना है, समझने का कोशिश करना है। चलिए, ये चैप्टर आप लोग को समाप्त हो गया। नेक्स्ट चौथा चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।